नमस्कार दोस्तों, द रियलिटी बाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया से। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा आज के इस कार्यक्रम में कि ओम प्रकाश खजूरिया बतौर आप नेता ना होकर बतौर रिफ्यूजी नेता या रिफ्यूजी होने के नाते हमसे बातचीत करेंगे और जो रिफ्यूजियों से जुड़े मसले हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको उजागर करेंगे। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जश जी, और रियलिटी बाइट देखने वाले लोगों का भी, जो इस चैनल को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूअर बने। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, इस समय चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है आम चुनाव चल रहे हैं। पहले फेज़ का चुनाव हो भी चुका है, अब 26 को दूसरे फेज़ के लिए मतदान होंगे। तो मैं आपसे, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि जो रिफ्यूजी हैं, पीओजे के रिफ्यूजी हैं, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं इस पॉलिटिकल परिदृश्य में, कहाँ स्टैंड करते हैं आज के दौर में? जहाँ तक हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि पहले चरण के चुनाव में भी रिफ्यूजी मतलब कि जो पीओजे के विस्थापित हैं, 1965 के विस्थापित हैं, 1971 के विस्थापित हैं, वो दोनों पार्लियामेंट्री हलका में उनकी एक अच्छी तादाद थी। जहाँ तक जम्मू की बात करें, जम्मू रियासी लोकसभा में लगभग 2.5 से 3 लाख वोट है इनका। पीओजे के रिफ्यूजियों का 2.5 से 3 लाख वोट है। चाहे वो चेतगढ़ में देवा बटाला के लोग जो जट कम्युनिटी से हैं, जहाँ रामगढ़ से हैं वहाँ भी जट कम्युनिटी से लोग हैं, जहाँ जम्मू साउथ हारसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी हिंदू सिख लोग जो रह रहे हैं। और जम्मू ईस्ट वेस्ट में जो महाजन क्षत्रिय जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये सभी जो पीओजे के लोग हैं, जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ से विस्थापित हो गए हैं। इन सभी की संख्या लगभग 2.5 लाख के करीब, 2.5 से 3 लाख वोट होगी। 2.5 से 3 लाख के करीब वोट होने चाहिए, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो मुझे लगता है कि इन चुनावों की राजनीति में इनकी राजनीति कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कहीं मायना नहीं रखते। अगर जब मायना रखते हैं तो किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जो बड़ी पार्टियां हैं इस समय जम्मू के अंदर, वो हम भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी, इन लोगों के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ज़रूर इनका जिक्र होता, पर कहीं इनका जिक्र नहीं है जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर। चलिए, मैं आपको काट रहा हूँ। भाजपा को लेकर ये लोग कितने उत्साहित हैं और कितने खुश हैं? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जम्मू कश्मीर से, खास करके जम्मू खित्ते से 2 सांसद पिछले 10 सालों से हम चुन के भेज रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दोनों में, 2014 में और 2019 के चुनावों में, पीओजे के विस्थापित थे, जो 1965 के जो विस्थापित थे, 1971 के जो विस्थापित थे, उन लोगों ने झोलियां भर भर के थोक में वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उम्मीद लगा के बैठी है। पर अगर इनका पार्लियामेंट के अंदर अगर बात करें दोनों सांसदों की, पीओजे के विस्थापितों के प्रति जो वफादारी थी, अगर जो इनको निभानी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं निभाई। मसलन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होता है जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट के ऊपर, जिसमें कश्मीर बेस्ड जो माइग्रेंट्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1,56,000 के करीब, 1.5 लाख के करीब पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के लिए 2 सीटें रक्षित की गई जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, 2 विधायक जो नॉमिनेट होंगे। और दूसरी तरफ 14 लाख पॉपुलेशन है जो पीओजे के विस्थापित 1965-71 के विस्थापितों के लिए पॉपुलेशन लगभग 14 लाख है, उनके लिए 1 सीट। तो ये लोग, दोनों लोग, चाहे जम्मू से जो सांसद है जुगल किशोर शर्मा,
या कठुआ से सांसद जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वहाँ जिन लोगों ने इनको वोट दे के जिता के संसद में भेजा, उन लोगों के लिए इनका मतलब कि ये एक मूकदर्शक वहाँ पे बने रहे। मतलब ये आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय है बहुत पीओजे के विस्थापितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय इन दो लोगों ने किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर को लेके एक और बड़ा बिल पास हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, वो था पहाड़ी स्टेटस, जिसको एसटी स्टेटस दिया गया। वहाँ पे भी इन्होंने जो जम्मू वेस्ट, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा के अंदर जो पीओजे के विस्थापित जो पहाड़ी एथनिसिटी के लोग जो रहते थे, उसको उनसे हटा के माइनस करके उसको इग्नोर करके वो बिल पास हो रहा है। और ये यहाँ दोनों लोग उस मतलब बिल की तारीफ कर, उससे बाहर रखा गया, उससे बाहर रखा गया। इतने बड़े पॉपुलेशन को, इतने बड़ा वोट बैंक को, और रजौरी, पुंछ, करना, अनंतनाग और उड़ी, इन लोगों जहाँ पे जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग या पहाड़ी एथनिसिटी के लोग जो रह रहे हैं, उनको उसमें शामिल किया गया, इनको नहीं शामिल किया। तो लिहाजा इन दोनों सांसदों ने, जो मौजूदा भी कैंडिडेट हैं, इन्होंने पीओजे के विस्थापितों के साथ धोखा ही नहीं किया। चलिए मान लेते हैं, मुझे पूरी बात होने दीजिए। अब जहाँ तक बात करते हैं जम्मू को छोड़ के, इन्होंने रजौरी, पुंछ की जो लोग, जो पीओजे के लोग या पहाड़ी स्पीकिंग या पहाड़ी एथनिसिटी के लोग, इन्होंने वहाँ पे उनको पहाड़ी का कैटेगरी में डाला। सारी चीज़ें राजनीति होती हैं, राजनीति के तहत ही होती हैं, राजनीति के तहत ही फैसले होते हैं। अगर इतना ही उनको उन पे भरोसा था तो वहाँ पे इन्होंने आज तक अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? वहाँ पे सीधा बाकओवर क्यों कर दिया पुंछ रजौरी में? और लेने के लिए वोट जहाँ पे आ गए, किन क्या पीओजे के विस्थापितों का वोट मांग रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दोनों बिल जो थे वहाँ इनके खिलाफ इन्होंने मत डाला। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा भाजपा की साइड लूँगा। मतलब कैसे कि आपने कहा कि भाजपा के दोनों जो सांसद से उन्होंने अन्याय किया है पीओजे के रिफ्यूजियों के साथ, मतलब उनकी बात को संसद में नहीं रखा। अब ये जो 5.5 लाख रुपया 70 वर्षों से पीओजे के रिफ्यूजियों को कुछ नहीं मिला था, ये भाजपा ही है जिसने 5.5 लाख रुपए दिया। वो अलग बात है, वन टाइम सेटलमेंट इशू है, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ ही जो पीओजे के भवन है उसका भी निर्माण हो रहा है, स्मृति भवन है, ये भी तो भाजपा की देन है। यहाँ तक 5.5 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, जी 5.5 लाख रुपया पीओजे के विस्थापितों ने नहीं मांगा था। पीओजे के भवन पीओजे के विस्थापितों ने नहीं मांगना था। मैं पीओजे के भवन के ऊपर भी जाऊंगा। मैं पीओजे के विस्थापितों ने नहीं मांगा था। जहाँ तक पीओजे के विस्थापितों की जो संस्थाएं थी, वो आज तक जो मांग करती रही कि वो जो तब जो कंपनसेशन आपने 52 में जो 10 रुपये या 100 रुपया देते थे, उनकी कैलकुलेशन करके आप चलें, अगर प्राइस इंडेक्स लेके चलें, आज वही कंपनसेशन जिस तरीके से आप वैली माइग्रेंट्स को दे रहे हो, कैश डोल जो दे रहे हो, अगर वो मान के चलें तो 25 लाख रुपया हमारा कंपनसेशन बनता था। अब 2014 में जम्मू कश्मीर सरकार ने, अक्टूबर 2014 में जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो पहली सरकार थी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने एक पैकेज बना के केंद्र सरकार को भेजा, जिसमें 25 लाख रुपया था, 9,600 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल पैकेज था। भाई 25 करोड़ रुपया, 25 लाख रुपया प्रत्येक रिफ्यूजी फैमिली क्या था? वन टाइम सेटलमेंट नहीं था, वन टाइम कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड, जो आपकी वहाँ पे पीओजे के में आपकी प्रॉपर्टी रह गई। दूसरी कंपोजिशन थी कि इनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन प्रोफेशनल कॉलेजेस में और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। तीसरी कंपोजिशन थी कि इनके बच्चों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस में और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में रिजर्वेशन जैसे वैली माइग्रेंट्स के लिए है, दी जा रही है आपको। चौथी कंपोजिशन थी कि 5,300 फैमिलीज जो बाहर हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, उनको भी इसमें इंक्लूड करना, इंक्लूजन ऑफ, उसमें लिखा था इंक्लूजन ऑफ लेफ्ट ओवर 5,300 फैमिलीज।
उसके बाद ही दिसंबर 2014 में ही एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 183rd रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास होती है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 लाख नहीं 30 लाख रुपया इंटर्म रिलीफ पर फैमिली यूनिट। क्या? पर फैमिली यूनिट मीन्स मियाँ बीवी और बच्चे, ठीक है, ये इसको फैमिली कहते हैं। और उसके बाद 19 रिकमेंडेशंस और थी, जिसमें आपका रिफ्यूजी बोर्ड था, पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड था, उसमें आपकी 8 सीटें रिजर्व थी इसमें POJK के विस्थापितों के लिए, और ये सारी काफ़ी सारी 19 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें रिजर्वेशन थी प्रोफेशनल कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। बट 2016 में केंद्र सरकार ने उस पैकेज को जो जम्मू कश्मीर सरकार ने भेजा था, 183rd रिपोर्ट को नहीं छेड़ा। उस जम्मू कश्मीर सरकार ने जो पैकेज भेजा था, अगर आप 2016 को उस पैकेज को पढ़ें, जिसमें 5.5 लाख रुपए की आपने बात करी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक प्रपोजल भेजा है, एक रिकमेंडेशन भेजी है 9,600 करोड़ रुपए की, जिसमें 25 लाख रुपया पर रिफ्यूजी फैमिली के लिए है। एक लाइन थी ये उसमें, और हम केंद्र सरकार इसको केयरफुली कंसिडर करती है, और वहाँ पे हमने पूरा स्टडी किया जम्मू कश्मीर में। हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि इनको वैरायटी ऑफ स्कीम्स हमने बहुत सारा कुछ दे चुके हैं, इनको एग्रीकल्चर लैंड दे चुके हैं, होम सेटल प्लाट्स दे चुके हैं, इन टाइमली इंटरवल हमने इनको फाइनेंशियल पैकेज भी दे चुके हैं। तो लिहाजा 5.5 लाख रुपया सफिशिएंट अमाउंट है फॉर दीज फैमिलीज, ठीक है। अब फाइनेंशियल पैकेज, होम सेटल प्लाट क्या दे चुके हैं? आप रेलवे पटरी पे रह रहे हैं, आप रिफ्यूजी कैंपों में 70 सालों से रहे हैं, जिनकी अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हुई। आपको जो ज़मीनें दी गई थी वो 254C के तहत अभी उनका मालिकाना हक खत्म हो गया। 578C के तहत जो ज़मीनें थी उनकी आप गर्दौरी कैंसिल कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। उनका मालिकाना हक जो पहले दिया गया था वो आप छीन रहे हैं जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट के बाद। तो फिर मुझे बताओ, वो 5.5 लाख रुपए की जो बात थी वो एक फैमिली को 10-10 हज़ार रुपये आया। तो ये कहते कि पहली दफ़ा दिया है, पहली दफ़ा अगर दिया होता तो उस पैकेज में ये ना लिखा होता कि हमने पहले भी बहुत कुछ आपको दे चुके हैं। वो जो ज़मीनें दे चुके थे, जो आप छीन रहे हो, जिनके लीगल राइट्स आप ख़त्म कर रहे हो। जहाँ तक POJK भवन की बात आप करते हैं, POJK भवन एक सरकारी भवन है जिसका डेडिकेटेड टू POJK पीपल। मुझे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उसमें। मुझे मेरी जनता को, मेरे समाज को डायरेक्ट बेनिफिट, सिर्फ नाम खुशी जताओ कि हमारे नाम का भवन बना है। डायरेक्ट बेनिफिट क्या था कि वो जो 2014 के 2 रिकमेंडेशंस थी, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की और दूसरी रिकमेंडेशन थी जम्मू कश्मीर सरकार की जो रिकमेंडेशन भेजी हुई, उसके ऊपर जो अमल करते तो POJK विस्थापितों को फायदा मिलता। लिहाजा ये पूरे का पूरा POJK विस्थापितों के साथ धोखा होता आया हुआ है। और हम ये POJK के विस्थापितों ने जोलियां भर के थोक में वोट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिए थे कि ये आएंगे और POJK विस्थापितों के लिए कुछ करेंगे। उल्टा इन्होंने क्या किया, जो सरकारों ने और डिफरेंट कमेटीज़ ने जो रिकमेंडेशन भेजी उसको भी काट छांट करके वो 5.5 लाख रुपया और कह दिया कि 1 टाइम सेटलमेंट, इसके बाद आपका कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर इनके पास पैकेज थे, वो गए ज़मीनों के जो मालिकाना हक थे हमारे पास, जो पक्की ज़मीनें थी हमारे पास, उनके भी इन्होंने जो हमारे राइट्स थे उनको मिनिमाइज़ किया। तो लिहाजा मेरा पहली बात तो ये थी कि इन लोगों ने जो 2 सांसद जो हमने भेजे, जिनको हमारी बात वहाँ पे पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी, वो नहीं करी। उस समय भी नहीं की जब हमारी बात हो रही थी, तब भी नहीं करी जब जम्मू कश्मीर के ऊपर बात हो रही थी, तब भी नहीं करी। और दूसरा, आज हमारे अधिकारों के ऊपर ढाका मारा है। चलिए मान लेता हूँ मैं, ठीक है, आपने सारी बात रखी। मुझे ये बताइए कि जो POJK रिफ्यूजी हैं, ये तो पक्का है कि ये राष्ट्र हित से जुड़े हुए लोग हैं, मेहनती लोग हैं, भाजपा का समर्थन किया इन्होंने, क्योंकि कुछ हद तक चलो शुरुआत तो हुई ना, कुछ तो मिला इनको, ठीक है, ये मानते हैं लोग कि कुछ तो मिला, किसी ने शुरुआत तो की हमें कुछ देने की। शुरुआत 52 अब इनके पास शुरुआत 1952 में हुई थी, आज नहीं हुई, 2014 के बाद नहीं हुई। नहीं, उस समय इनको क्या मिला था? ज़मीन मिली थी थोड़ी सी। हाँ, ज़मीन मिली जो छीनी जा रही है, थोड़ी सी नहीं, जिस वो ज़मीन उसमें ज़मीन के बाद वो ज़मीन मिली थी, वो ज़मीन आज छीनी जा रही है, वो ज़मीन आज छीनी जा रही है किसी भी तरीके से। हाँ, चलिए मान लेता हूँ मैं। हाँ? लेकिन आप मुझे ये बताइए, अब इनके पास विकल्प क्या है? ये लोग, इनमें रोष है कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति,
क्योंकि जो वो सारी चीज़ें तो नहीं पूरी हुई इनकी, सीधी सी बात है, थोड़ा सा कुछ हुआ है मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब इनका विकल्प क्या रहेगा, इनके पास विकल्प क्या है? देखिए हम पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं। मेरा वोट, एक वोट एक वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। अब मुझे अपने वोट से डिसाइड करना है कि जो जिनको मैंने जिता के भेजा था उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर नहीं किया तो क्या मुझे उनको फिर से जिता के भेजना है या इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है। चलिए, जम्मू कश्मीर जो ये जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कांग्रेस और भाजपा में मुख्य मुकाबला है, सीधी सी बात है। अगर लोग भाजपा से नाराज हैं तो कांग्रेस की गारंटी में आप देखिए क्या दिया हुआ उन्होंने। कांग्रेस ने एक पोस्टर निकाला, नीचे रमन भल्ला का जो उम्मीदवार है यहाँ का, उनका फोटो लगा हुआ है, 8 गारंटीज दी हुई हैं उन्होंने। उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि रिफ्यूजियों के लिए क्या किया जाएगा, एक शब्द नहीं कहा गया। अब दूसरे दिन जब विरोध होता है या कुछ होता है, जब उनको पता चलता है उस कमेटी को या जिन लोगों ने वो पोस्टर निकाला, दूसरे दिन क्या होता है कि उस पोस्टर में एक लाइन और ऐड कर दी जाती है जिसमें यह लिखा होता है कि जो पीओजे के रिफ्यूजी हैं उनकी जो वन टाइम सेटलमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। वैसे मैंने वो पोस्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है उसमें। मैं पोस्टर में, पहले पोस्टर में था कि स्मार्ट मीटर्स को बंद करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 5, 7, 8 गारंटीज दी थी उन्होंने। उसमें पीओजेके से संबंधित कोई भी गारंटी नहीं थी। अब जो दूसरा पोस्टर निकाला है उसमें एक लाइन, एक गारंटी और ऐड कर दी उन्होंने। उसमें लिखा हुआ है कि जो पीओजेके रिफ्यूजी हैं उनके लिए जो वन टाइम सेटलमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट पूरा किया जाएगा, पूरा। अफसोस ये है मुझे कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अंदर जो हमारे रिफ्यूजी समाज के लोग हैं वो इन पार्टियों के एडवाइज़र जो बने हुए हैं। आपने कहा कि कल एक पोस्टर था, वो पोस्टर मैंने पढ़ा था, उसमें 8 गारंटियाँ थी। अब आपने कहा कि एक और पोस्टर आ गया है, उसमें एक गारंटी और शामिल, 9वीं गारंटी हो गई है, और जिसमें क्या लिखा है कि पीओजेके रिफ्यूजीज का जो वन टाइम सेटलमेंट है उनको पूरा दिया जाएगा। अगर उसमें ये लिखा गया है कि वन टाइम सेटलमेंट होगी, मुझे अफसोस है। कल मैं एक महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम आगे बनखड़े आता है, विजय बनखड़े या कुछ इस तरीके, वो कहते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है, मैं बड़ा माइन्यूटली मैंने उसको स्टडी किया, कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जीतने के लिए नहीं। कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी हम जीतेंगे। तो यही उम्मीद अगर आप जम्मू कश्मीर में लगा के बैठे हो कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हम जीतेंगे, तो मैं खास करके अफसोस मुझे उन लोगों पे आता है। कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, कांग्रेस के नेता नहीं है, वो पत्रकार हैं। मुझे अफसोस उन लोगों पे आता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं, जो रिफ्यूजी नेता हैं, रिफ्यूजी समाज से जो नेता जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के अंदर जो रिफ्यूजी समाज से नेता जुड़े हुए हैं, अफसोस उन पे आता है कि वो अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर उतनी कितनी समझ है और कितनी समझ से वो बात रखवाते हैं। मतलब आपका मतलब है कि ये उन्हें लाइन ही गलत लिखी। जो लीगल एडवाइजर कल भल्ला साहब को कोई मिला होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के पास तो लीगल एडवाइजर होते, खास करके जो रिफ्यूजी समाज को लेके जो एडवाइजर होते, तो वो आज कुछ हुआ होता उम्मीद। अब एक और कोई एडवाइजर मिला होगा, ये लाइन जोड़ दो कि वन टाइम सेटलमेंट जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे, पीओजेके के मुद्दे पे वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान को वो हिस्सा दे दो और ये वाला कश्मीर। और वन टाइम सेटलमेंट का दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो जो 2016 में 5.5 लाख रुपए की जो आपने जिक्र किया, वो वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है। तो ये फिर भल्ला साहब कौन सी वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं? फिर कौन सी वन टाइम सेटलमेंट है? भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। नहीं, भ्रम में नहीं डाल रहा है।
जो बुनियादी मुद्दे हैं समाज के, उन बुनियादी मुद्दों पे जो पॉलिटिकल पार्टियां काम ही नहीं करना चाहती। आपने शुरू में एक बात कही थी, आपने जब शुरू किया था आपने कहा था कि मैं ओम प्रकाश खजूरिया आम आदमी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिफ्यूजी नेता से बात कर रहा हूं। अब मैं आ जाऊं, मैं एक पॉलिटिकल पर्सन बात करने लगा हूं। मैं चलिए पॉलिटिकल पर्सन ये है, एज ए पॉलिटिकल पर्सन मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं तो जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उस समाज की हमें समझ होनी चाहिए, लोगों से जाके मिल के, लोगों से समझ के तो एक मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए। आपने ये गारंटी, मुझे अफसोस है कि अगर इस तरीके की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी तो बढ़िया गारंटियां दे रही थी और आप भी ये गारंटी दे रहे हो कि वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे हम, वो तो हो गई है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट हमारे समाज के उन लोगों से हैं जो तथाकथित नेता हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाजपा के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, पीडीपी के साथ हो, जरा अपने मुद्दे को गंभीरता से समझ लो। आपका मुद्दा है क्या, किस मुद्दे पे आपको बात करवानी है, किस मुद्दे पे आपको पॉलिटिकल पार्टियों से सामने बात रखनी है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात पे हुआ है जो आपने लाइन लास्ट में दोहराई। जो आपने अफसोस रमन भल्ला से नहीं है, अफसोस वो उन लोगों से है जो रमन भल्ला को एडवाइस कर रहे हैं, या जुगल किशोर को एडवाइस कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी को एडवाइस कर रहे हैं। अफसोस इन लोगों से है। तो लिहाजा मैं अपील करूंगा आपके चैनल से, ये जब आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, जो 2-4 दिन रह गए हैं, जरा विचार करो, विचार करो किसको हमें वोट डालना है, क्यों वोट डालना है, इन्होंने क्या किया, किस लिए वोट डालना है। हमने संसद में इनको भेजना इसलिए भेजा था संसद के अंदर। देखिए भाजपा की, चलो 10 साल में उसने कुछ नहीं किया। आपने कहा कि रिकमेंडेशंस थी, उन पे कुछ नहीं किया गया, ऐसे ही चलता रहा। अब सब सपोज करते हैं कि लोग उनसे नाराज हैं, भाजपा से, पीओजे के वाले वोट नहीं करेंगे। उनके पास विकल्प था रमन भल्ला कांग्रेस से, अब वो भी यही कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे? इंतजार करो, फिर आम आदमी पार्टी को ही आगे आना पड़ेगा। फिर आम आदमी पार्टी को ही आना पड़ेगा ना। चलिए, तो विकल्प तो वही है ना। फिलहाल इस बार तो आप तो बिल्कुल नहीं, हम हमारा जो है वो है इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करनी। और दूसरा कांग्रेस इंडिया अलायंस आज अगर हम बात करें इस समय आपने शुरू में करी थी कि मैं आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश खजूरिया से नहीं बात कर रहा हूं, मैं रिफ्यूजी से बात कर रहा हूं। ठीक है। तो मैं रिफ्यूजियों से अपील करूंगा कि खास करके जो 10 साल आपने जाया किए हैं, इनके ऊपर अगले 5 साल और मत जाया करना। भविष्य में कौन सी किरण, 5 साल और नहीं जाया करना। वो तो मैं मानता हूँ, विरोध भविष्य में कौन सी किरण दिख रही है? भविष्य में तो एक ही नजर आ रही है, वो आम आदमी पार्टी। चलिए वो देखते हैं। ये थे ओम प्रकाश खजूरिया जी। चलिए 26 को वोट पड़ने जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर। अब सभी जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य तो जम्मू में कांग्रेस और भाजपा ही है, तो सभी वोट लेने के लिए अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने अपनी गारंटीज दे रहे हैं। चलिए ऊंट किस और करवट लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।